नमस्ते। आज हम कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ आलोचनात्मक यूटोपियन समाजवाद और साम्यवाद। हाँ, ये काफी अहम हिस्सा है। इसमें उन शुरुआती समाजवादी विचारकों की बात है जो तब सामने आए जब मजदूर वर्ग मतलब सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग के बीच का जो संघर्ष था वो अभी शुरू ही हो रहा था। सेंट साइमन, फूरियर, ओवन जैसे नाम इसमें आते हैं। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि घोषणा पत्र इनके बारे में क्या कहता है और क्यों। ठीक है। तो घोषणा पत्र के मुताबिक ये विचारक जैसे फ्रांस के सेंट साइमन और फूरियर या ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवन ये समाज में वर्गों का टकराव तो देख रहे थे, है ना? हाँ देख तो रहे थे। लेकिन उन्हें उस वक्त का मजदूर वर्ग सर्वहारा वो मतलब ऐसा नहीं लगता था कि वो खुद कोई बड़ी ऐतिहासिक पहल कर सकता है या अपना अलग राजनैतिक आंदोलन चला सकता है। बिल्कुल। और इसकी वजह ये थी कि वो दौर ही ऐसा था, मतलब औद्योगिक क्रांति और जो वर्ग संघर्ष था वो अपनी बिल्कुल शुरुआती अवस्था में थे। अच्छा, तो इन विचारकों को लगा कि मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए जो जरूरी आर्थिक परिस्थितियां चाहिए वो अभी है ही नहीं। ओके। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो हम खुद इन परिस्थितियों को बनाने के लिए नए सामाजिक विज्ञान, नए नियम कानून खोजते हैं। एक तरह से वो खुद ही इन्हें गढ़ना चाहते थे। अच्छा, तो मतलब वो असलियत बदलने के लिए जो चीजें चाहिए थीं उन्हें ढूंढने की बजाय वो अपनी कल्पना से एक नए समाज का नक्शा बना रहे थे। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं वो इतिहास की जगह अपनी कल्पना, अपनी व्यक्तिगत सोच, अपने आविष्कार को लाना चाहते थे। भविष्य का इतिहास उनकी नज़र में बस उनकी जो सामाजिक योजनाएं थीं उनका प्रचार करना और उन्हें लागू करना था। और उनका ध्यान सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग पर था क्योंकि वो उसे सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग मानते थे। तो वो खुद को इस वर्ग संघर्ष में कहाँ देखते थे? किसी एक तरफ थे? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि वो खुद को इस संघर्ष से ऊपर मानते थे। उनका इरादा तो समाज के हर सदस्य की हालत सुधारना था, यहाँ तक कि सबसे अमीर वर्ग की भी। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो किसी भी वर्ग भेद के बिना सबसे अपील करते थे, खासकर शासक वर्ग से। उन्हें लगता था कि भाई अगर लोग हमारे सिस्टम को समझ लेंगे तो मान जाएंगे कि यही सबसे अच्छा है। तो शायद इसी सोच की वजह से वे किसी भी तरह की राजनीतिक कार्रवाई, खासकर क्रांति के तो बिल्कुल खिलाफ थे। बिल्कुल सही। वो सोचते थे कि शांतिपूर्ण तरीकों से और अपनी मिसालें पेश करके, छोटे छोटे प्रयोग करके वो अपने नए सामाजिक सिद्धांतों का रास्ता खोल देंगे। एक्सपेरिमेंट्स करके। हाँ, लेकिन जाहिर है ये कोशिशें बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हुई। घोषणा पत्र इन विचारों को कैसे देखता है, मतलब इनकी क्या अहमियत बताता है? देखिए, घोषणा पत्र कहता है कि भविष्य के समाज की ये जो काल्पनिक तस्वीरें हैं ये इसलिए उभरी क्योंकि तब मजदूर वर्ग खुद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। वो अपनी असली स्थिति, अपनी ताकत को शायद खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। अच्छा। लेकिन इन लेखों में एक बहुत महत्वपूर्ण एक आलोचनात्मक तत्व भी था। वो ये कि उन्होंने मौजूदा समाज के हर सिद्धांत, हर नियम पर हमला किया। हाँ, ये तो है। तो इस लिहाज से वो मजदूर वर्ग को जगाने में, उसे शिक्षित करने में बहुत काम के साबित हुए। उनमें काफी मूल्यवान सामग्री थी। उनके कुछ ठोस सुझाव क्या थे, जैसे समाज को कैसा बनाना चाहते थे वो? उनके कुछ बड़े विचार थे, जैसे शहर और गांव के बीच का जो फर्क है उसे खत्म करना, परिवार की जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बदलना, निजी उद्योगों मतलब प्राइवेट मुनाफे के लिए जो काम होता है उसे खत्म करना, मजदूरी प्रणाली का अंत करना। अरे वाह। हाँ, और सामाजिक सद्भाव की घोषणा करना और राज्य के काम को सिर्फ उत्पादन की निगरानी तक सीमित कर देना। ये तो सुनने में काफी क्रांतिकारी विचार लगते हैं। फिर इन्हें यूटोपियन मतलब पूरी तरह ख्याली क्यों कहा गया? वर्ग विरोध पनप रहे थे, उनके खत्म होने की तरफ इशारा तो करते थे, लेकिन वो विरोध खुद अभी बहुत धुंधले थे, अस्पष्ट थे, अपनी शुरुआती शक्ल में थे। तो ये विचारक उन विरोधों का असली रूप, उनका भविष्य ठीक से समझ नहीं पाए। इसलिए उनके जो समाधान थे वो भी जाहिर है काल्पनिक ही थे, यूटोपियन। तो जैसे जैसे असली वर्ग संघर्ष बढ़ा, मजदूर आंदोलन आगे बढ़ा, इन विचारों का क्या हुआ? बिल्कुल, जैसे जैसे आधुनिक वर्ग संघर्ष विकसित हुआ, शक्ल लेने लगा, इन काल्पनिक विचारों का जो व्यावहारिक मूल्य था या जो सैद्धांतिक आधार था वो खत्म होता गया। वर्ग संघर्ष से परे रहने की उनकी सोच या उस पर उनके काल्पनिक हमले, वो सब बेमानी होते गए। लेकिन इन विचारों को मानने वाले लोग तो बाद में भी रहे होंगे, उनके अनुयायी। हाँ, और यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, हालांकि इन सिस्टम्स के जो संस्थापक थे जैसे ओवन या फूरियर, वो कई मायनों में क्रांतिकारी थे। हाँ। पर उनकी जो अनुयायी हुए
वो अक्सर प्रतिक्रियावादी गुट बन गए। मतलब वो पुरानी सोच पर अटक गए। वो सर्वहारा के ऐतिहासिक विकास के विरोध में अपने गुरुओं के जो मूल विचार थे बस उन्हीं से चिपके रहे। अच्छा। हाँ, वो लगातार वर्ग संघर्ष को कमजोर करने और वर्गों के बीच मतलब अमीर गरीब के बीच सुलह कराने की कोशिश करते रहे। तो एक तरह से वो अपने गुरुओं के आदर्शों को बचाने के चक्कर में असल में मजदूर आंदोलन के खिलाफ हो गए। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। वे आज भी अपने सामाजिक यूटोपिया के सपने देखते रहते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, जैसे अलग थलग बस्तियां बनाना। हाँ। जैसे फूरियर के सोचे हुए फलांस्टेरीज या ओवेन की होम कॉलोनीज। हाँ, सुना है। या एक और थे कैबिट, उनकी लिटिल इकारिया। ये सब एक तरह से उनके ख्वाबों के छोटे छोटे द्वीप बनाने जैसे प्रयोग थे। और इन सपनों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आता था? यही तो बात है। इसके लिए उन्हें मजबूरन पूंजीपति वर्ग की भावनाओं और उनके पैसों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो धीरे धीरे वो उन्हीं प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी समाजवादियों की श्रेणी में आ गए जिनका घोषणा पत्र में पहले जिक्र है। हाँ। और वो मजदूर वर्ग की किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक कार्रवाई का बहुत हिंसक तरीके से विरोध करने लगे। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी कार्रवाई उनके अपने नए सुसमाचार में अविश्वास की निशानी है। जैसे इंग्लैंड में ओवेनाइट्स ने चार्टिस्टों का विरोध किया और फ्रांस में फूरियरिस्ट्स ने रिफॉर्मिस्ट्स का। अच्छा। तो कुल मिलाकर ये जो शुरुआती समाजवादी विचार थे जिन्हें यूटोपियन या अव्यावहारिक माना गया, उन्होंने फिर भी उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर बहुत गहरे सवाल उठाए थे, अन्याय और शोषण के मुद्दे उठाए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात सोचने के लिए है, क्या ये शुरुआती यूटोपियन विचार भले ही वो अपने आप में सफल न हुए हों, क्या उन्होंने बाद के ज्यादा यथार्थवादी समाजवादी और राजनीतिक आंदोलनों के लिए अनजाने में ही सही कोई भूमिका निभाई, कोई जमीन तैयार की? क्या उनके उठाए गए कुछ सवाल, कुछ मुद्दे आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में जिंदा हैं? एक सोचने वाली बात है।